कोई लंबी चौड़ी कहानी नहीं डाली, कोई लंबे चौड़े झूठ नहीं बोले, कुछ नहीं कहा कि प्रोफेसर मैं आ ते तू ओ ते फिर मैं आ। एक बात आप लोगों को बता दूं, डेयर सर रिस्पेक्टेड फलाना फलाना, ये लंबी कहानियाँ नहीं पसंद करते, ना गोरे पसंद करते ना चाइनीज़ पसंद। तो उन्होंने मेरे से मांगा था इंग्लिश प्रोफिशिएंसी सर्टिफिकेट, तो वो मैंने बहाउद्दीन ज़करिया यूनिवर्सिटी में जाके रिक्वेस्ट की थी और उन्होंने मुझे एक यूनिवर्सिटी के ऑफिशियल पेज के ऊपर लेटर प्रिंट करके दे दिया था जिसमें ये पढ़ना भी जानती है, बोलना भी जानती है सूंघना भी जानती है अंग्रेज़ी को। हाँ जी, तो अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। तो मैं इस वक्त मौजूद हूँ द टेक्सास रोड हाउस, ठीक है। ये कोई फ़ास्ट फूड जंक्शन है और वैसे यहाँ पे उस वक्त आना चाहिए, मैं इनका वैसे सारा मेन्यू देख चुकी हूँ। यहाँ पे बंदा उस वक्त आए जब उसको सख्त किस्म की भूख लगी हो, क्योंकि आई एम नॉट हंग्री, मुझे सिर्फ बैठने के लिए जगह चाहिए थी और बग़ैर कुछ खाए पिए या बग़ैर कुछ चीज़ ऑर्डर किए आप इनकी कोई भी जगह ज़ाहिरी बात है इस्तेमाल नहीं कर सकते। तो मैं यहाँ आके बैठ गई हूँ और बहुत ही हैवी किस्म के फूड्स हैं जो मेंशन हुए हैं। मुझे इतना हैवी कुछ नहीं खाना, तो मैं ज़ाहिर सी बात है कि मैं कुछ हल्का फुल्का ही देखूँगी। अगर कोई आता है तो उसमें एक इनकी एंट्रेंस पे कुछ मेंशन हुआ था, स्मॉल सा स्लाइडर नुमा बर्गर है विद फ्राइज़ एंड ड्रिंक, तो प्रोबेबली आई विल गो विद दैट। और ये है कि एम्बियंस बहुत मज़े का यार, बहुत ही ज़बरदस्त है। तो ये जगह मैंने चूज़ की है आप लोगों से शेयर करने के लिए अपना पीएचडी जर्नी। अब नोट्स मैंने कोई नहीं बनाए हुए, मैं चूँकि मैंने इस सिर्फ अपनी मैकबुक सामने इसलिए ओपन की है ताकि मैं ऑकवर्ड ना लगूं, क्योंकि मैंने माइक लगाया हुआ है और कैमरा मैंने अपना सेट कर दिया है। लेकिन अगर मैं इस तरह से बातें करूँगी, ऑल दो कोई जज नहीं करता आपको, लेकिन फिर भी मुझे थोड़ा सा ऑकवर्ड लग रहा था कि मैं ऐसे ही, मतलब लग रहा है जैसे आई एम टॉकिंग टू द पिलर, ऑल दो आई एम नॉट टॉकिंग टू द पिलर, आई एम टॉकिंग टू माई ऑडियंस। तो अच्छा जी, अगर आप चाइना में एडमिशन लेना चाहते हैं तो बस ऐसे ही मैंने ये सामने स्क्रीन ओपन कर ली है ताकि मैं ऐसे लगे कि जैसे मैं सामने किसी से बात कर रही हूँ, यू नो। तो अच्छा, अब सीन शीन स्वाद कुछ ये है कि मुझे आपसे शेयर करनी है अपनी पीएचडी जर्नी। मैं अक्सर आप लोगों को अपने व्लॉग्स में ये कहती हुई पाई जाती हूँ कि भाई पीएचडी का टाइम बहुत हार्ड था, बहुत टफ़ था, बहुत टफ़ लाइफ थी। तो वो मैं ऐसे ही नहीं कहती, दैट वाज एक्चुअली रियली टफ़ टाइम ऑफ माई लाइफ रिगार्डिंग हार्ड वर्क, रिगार्डिंग स्टडीज़, रिगार्डिंग रिसर्च। तो यस, पीएचडी हर इंसान के लिए बहुत मुश्किल होती है। तो यस, मैंने आप लोगों से अपने इंट्रोडक्शन के पार्ट में ये तो शेयर किया था कि मैं कहाँ कहाँ से होकर पीएचडी करने पहुँची, लेकिन मैंने ये नहीं शेयर किया कि हाउ वाज माय लाइफ देयर इन चाइना। तो आज अगर कोई स्टूडेंट एमएस कर लेता है तो वो बहुत सारे उसके सामने अपॉर्चुनिटीज़ आती हैं कि वो कहाँ कहाँ अप्लाई करे। कुछ लोग हैं जो इटली जाना चाहते हैं, कुछ लोग यूएस, यूके, चाइना, सऊदीया। सो पूरी दुनिया अल्लाह ने आपके लिए बनाई है, जहाँ पे आपकी बात बन जाती है तो वहाँ चले जाएं। अच्छा, अब जब मैंने पीएचडी के लिए अप्लाई करना शुरू किया था ना, तो सच बताऊँ मैंने चाइना के अलावा कहीं अप्लाई नहीं किया। हम लोग ये समझते थे व्हेन आई वाज अ BMS स्टूडेंट, तो हमें ये लगता था, एक तो मेरी बहुत अच्छी दोस्त जो थी, जो मेरी टीचर और मेरी बाद में मेरी दोस्त बन गई, मेरी बहन डॉक्टर सादत मजीद, एसोसिएट प्रोफेसर फ्रॉम बहाउद्दीन ज़करिया यूनिवर्सिटी, वो वहाँ पे पीएचडी कर रही थी। तो मुझे ऐसा लगता था मेरी बहन वहाँ पे है तो मुझे ना दिल से करीब लगता था चाइना। तो मैंने सोचा कि यार मैं भी चाइना ही अप्लाई कर देती हूँ। बेसिकली उन्होंने ही मुझे कहा था कि तुम इधर अप्लाई करो, डोंट अप्लाई इन पाकिस्तान। अच्छा जी, चलो हम निकल पड़े, मैं और मेरी दोस्त, हम दोनों ने मिलकर अप्लाई किया। मज़े की बात बताऊँ कि जब मैंने शंघाई जियाओतोंग यूनिवर्सिटी में अप्लाई किया था तो मुझे ये नहीं था पता कि QS रैंकिंग क्या होती है, मुझे ये नहीं था पता कि QS रैंकिंग में ये किस नंबर पे आती है। मैंने बस ऐसे ही रैंडमली अप्लाई कर दिया और QS रैंकिंग का मुझे बहुत बाद में वहाँ जाके पता चला। उस वक्त QS रैंकिंग में वो 60s में कहीं किसी नंबर में आती थी या 50s में, अब तो 40s में आ गई है ना माशाल्लाह। तो खैर हाई रैंक यूनिवर्सिटी थी। हाँ, मुझे इतना ज़रूर पता था कि चाइना में मोर देन 500 यूनिवर्सिटीज़ हैं और वो टॉप 5 में आती है। ये मुझे बड़ा ऑनर फील हुआ था कि मैं बहुत ही अच्छी यूनिवर्सिटी में जा रही हूँ। सो आई वॉज़ क्वाइट हैप्पी। तो खैर चाइना चले गए और क्या कल्चरल शॉक था, इतना बड़ा कल्चरल शॉक। सबसे पहले तो हलाल हराम का एक चक्कर में हम पड़ गए ना वहाँ जाके। हर चीज़ की जो है हम फुल वाली स्कैनिंग किया करते थे कि खाना खाना है तो उसमें कोई ऐसा इंग्रेडिएंट ना आ जाए जो हलाल ना हो। तो हम तो, और हर चीज़ उनकी बाय द वे चाइनीज़ में लिखी होती थी और चाइनीज़ को अंग्रेज़ी आती कोई नहीं थी लकीली
हमारी बस गुजारे लायक अंग्रेज़ी थी, जो चाइना जाके हमें लगता था भाई हम तो बड़े कोई अरस्तू किस्म के लोग हैं, क्योंकि उनके सामने हमारी इंग्लिश बड़ी अच्छी थी। फिर उसके बाद जब यहाँ पे आए हैं तो अरब जो हैं उनकी अंग्रेज़ी माशाल्लाह उन्होंने लोड ही कोई नहीं। तो यहाँ पे तो ऐसी है यू गो आई कम, बस इससे ज़्यादा वाली अंग्रेज़ी इनको चाहिए ही नहीं होती है। तो यहाँ पे भी हमारी अंग्रेज़ी का सिक्का जम ही गया। लेकिन जब मैं यूएस गई थी तो वहाँ पे मुझे एक्सेंट को समझने में थोड़ी सी दिक्कत ज़रूर हुई। यूके वाला एक्सेंट तो मुझे बिल्कुल भी समझ नहीं आता, सीधी सी बात है। यूएसए वाला फिर भी समझ आ जाता है। तो खैर एनीवे, किधर चाइना से मैं किधर चली गई। अच्छा, तो चाइना में कल्चर शॉक बड़ा ज़बरदस्त हमें लगा। खैर शुरू से शुरू करते हैं कि हमने अप्लाई किया। अप्लाई करने का तरीका क्या है। सबसे पहले जनाब मैंने अपना एक फ़्रेश गर्मा गर्म ताज़ा तरीन ईमेल आईडी बनाया, और फिर मैंने जनाब अपनी फ्रेंड के साथ मिल के और उसकी कॉपी शॉपी मार के एक दूसरे की, जैसे हम सारे स्टूडेंट्स करते हैं कि एक दूसरे की कॉपी मार के जनाब हम सीवी बनाते हैं। मैंने भी सीवी बनाया। तो बड़ा देसी सा सादा सा पप्पू किस्म का सीवी था मेरा। वर्ड की एक फ़ाइल थी, उसमें टेबल बनाए हुए थे, मैट्रिक से ले के एमफिल तक का कच्चा चट्टा सारा लिखा हुआ था। और जनाब वो मेरा सीवी था, देसी सादा, मतलब ऐसा सीवी कि जिसको पढ़ के आंखों में आंसू आ जाए। इस तरह का मेरा सीवी था, बहुत ही पप्पू किस्म का। खैर माँ बदौलत ने एक ईमेल का कंटेंट जो है वो सादा सा 5 लाइनों का बनाया। कोई लंबी चौड़ी कहानी नहीं डाली, कोई लंबे चौड़े झूठ नहीं बोले, कुछ नहीं कहा कि प्रोफेसर मैं आ ते तू ओ ते फिर मैं आ। ऐसा कोई मजाक नहीं मैंने किया। सादा सी ईमेल थी 5 लाइनों। मेरा नाम रज़िया बानो है और मैं हूँ पाकिस्तान से, और मेरा एमफिल का थीसिस का टाइटल ये है, मेरा रिसर्च वर्क ये है। तो अगर आपके ग्रुप में पीएचडी के लिए पोजीशन है तो काइंडली फर्दर डिटेल्स के लिए मेरा सीवी अटैच है, तो उसको देख लीजिएगा। एक बात आप लोगों को बता दूं, डेयर सर, रिस्पेक्टेड फलाना फलाना, ये लंबी कहानियाँ नहीं पसंद करते, ना गोरे पसंद करते हैं ना चाइनीज़ पसंद करते हैं। तो ईमेल लिखो तो उसको बहुत ही सिंपल रखो, क्योंकि किसी के पास इतना वक्त नहीं होता कि आपकी ईमेल में बैठ के तो बड़ी रीजों के साथ कोई पढ़ता है। नो, ये जो वर्कोहलिक कौमें हैं ना, हार्ड वर्किंग कौमें हैं, इनको सिंपल, सीधी बात, नो बकवास, ठीक है। सिंपल ईमेल रखो, सिंपल सीवी आपका 1 पेज से ज़्यादा का नहीं होना चाहिए। क्योंकि अगर आपने बीएस किया है, एमएस किया है और आप सीवी बनाते हो 5 पेजेस का, तो यकीन करें वो वैसे ही आपके मुंह पे नहीं पड़ता। तो इसलिए बिलीवेबल सीवी होना चाहिए। सीवी बड़ा सिंपल सा रखो, और उसमें जो है ना डेयर फलाना, रिस्पेक्टेड फलाना, तो यूँ लंबी कहानियाँ लिख के मुखातिब नहीं करते। तो बस सिर्फ लिखो डेयर, और उस पर्सन का नाम ज़रूर लिखो। हम क्या करते हैं कि हमने सबको ईमेल फॉरवर्ड करनी होती है एक ही, तो हम क्या करते होते हैं, पाकिस्तानी स्टूडेंट्स ज़्यादातर क्या करते हैं कि डेयर सर लिख के आगे नाशा कोई नहीं पाया, वही वाली ईमेल और ईमेल आईडी चेंज करते गए और फॉरवर्ड कर दिया। अच्छा, इसमें एक और ब्लंडर मैं आप लोगों को बताऊं जो हमारे कुछ स्टूडेंट्स ने किया। उन्होंने क्या किया, जिन्होंने नई नई ईमेल करना शुरू की, अब तो खैर शायद बच्चों को बहुत ज़्यादा नॉलेज है, लेकिन एक टाइम पे स्कॉलरशिप टॉक करके एक पेज है फेसबुक के ऊपर, वहाँ पे किसी ने ये एक बड़ा ज़बरदस्त कहानी शेयर की हुई थी कि किसी स्टूडेंट ने क्या किया कि अपना सीवी अटैच करके ईमेल लिख के, और जो 2 की जगह पे होता है ना, उसमें 10-15 लोगों के ईमेल आईडी डाल के सीवी फॉरवर्ड कर दिया। यार ऐसे नहीं करते, तो आपकी कंट्री का नाम ख़राब होता है। थोड़ी सी कोशिश करके ईमेल करना सीखो, ठीक है। तो प्रॉपर ईमेल करते हैं, फाइल अटैच करते हैं, बट डिसेंट वे में। अब तो चैट जीपीटी का दौर है, वो आपको ईमेल इतनी ज़बरदस्त बना के दे देगा, सिंपलेस्ट और प्रिसाइज, सीधी बात, नो बकबक। खैर, तो ईमेल आईडी ऐड करो, और जिस पर्सन का करो तो उसका कंप्लीट नेम ज़रूर लिखो, और फिर जो है उसको ईमेल करो, सीवी अटैच कर दो। सो चाइना में एडमिशन लेने के लिए पहला तरीकाकार ये होता है कि आपको एक्सेप्टेंस लेटर चाहिए होता है। ऑल्दो आप एक्सेप्टेंस लेटर के बगैर भी एप्लीकेशन फ़ाइल कर सकते हैं, लेकिन अगर आपके पास एक्सेप्टेंस लेटर होगा तो यूनिवर्सिटी रिलैक्स होगी कि इसको किसी बंदे ने स्पेस शो की है, तो फिर वो आपकी एप्लीकेशन जो है वो प्रेफरेबली फॉरवर्ड की जाती है। लेकिन अगर आप बिना एक्सेप्टेंस लेटर के ट्राई करते हो तो फिर वो आपको किसी के पास भी भेज देंगे, ठीक है। तो फिर आपकी लक है कि आपका सुपरवाइज़र कैसा होगा। यार ये बहुत 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 नसीब की बात है कि आपको सुपरवाइज़र अच्छा मिले, इसलिए पूरी कोशिश करें कि इसके ऊपर वर्क ज़रूर करें, इसको सिर से मत लाएं। एक्सेप्टेंस लेटर लाजमी लें, और डेफिनेटली आप एक्सेप्टेंस लेटर उसी से लेंगे जिसके साथ आपका थोड़ा बहुत बैकग्राउंड मैच होता होगा। अब अगर एक पर्सन है, उसने एमएस किया है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, तो वो ऑर्गेनिक के प्रोफेसर को ईमेल करेगा ना कि एनालिटिकल के, ना कि इनऑर्गेनिक के, क्योंकि उसकी तो रिसर्च फील्ड टोटली डिफरेंट होगी, कोर्स वर्क सारा डिफरेंट होगा, तो बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी। तो इसलिए आप लोग क्या करें कि हमेशा जिसको ईमेल करनी है उसकी प्रोफाइल ज़रूर पढ़ें, चेक करें कि क्या आपकी प्रोफाइल
आपके क्रेडेंशियल्स उस पर्सन के पास जाने के लिए मैच भी होते हैं कि नहीं होते। अगर मैच नहीं होंगे तो आपकी ज़िंदगी अजाब हो जाएगी, ठीक है। जो कि समझ लें थोड़ी बहुत मेरी हुई पार्शली 50%। वो इस तरह से हुई क्योंकि मेरा प्रोफेसर था केमिकल इंजीनियर, मैं थी केमिस्ट्री के बैकग्राउंड से। हालांकि मैंने उसको ईमेल किया था, लेकिन फिर भी बहरहाल ये चीज़ें जो हैं हमें नहीं थी पता। हम क्या करते हैं, हम इतने फ्रस्ट्रेट हुए होते हैं पाकिस्तान में, हम ये कहते हैं कि भाई बस एडमिशन मिल जाए, बस एडमिशन मिल जाए, जहाँ मर्ज़ी मिल जाए, सुपरवाइज़र जैसा मर्ज़ी हो, नो मैटर। तो इसलिए इस चीज़ के ऊपर रिसर्च ज़रूर करें कि आप जा किसके पास रहे हैं, एक्सेप्टेंस लेटर किस से ले रहे हैं, आया आपकी केमिस्ट्री की ज़ुबान आप एक दूसरे की समझ सकते हैं कि नहीं समझ सकते। सो दैट इज़ द फर्स्ट की पॉइंट। आपने ईमेल कर दी, अगर सुपरवाइज़र के पास जगह होगी तो वो आपको एक्सेप्टेंस लेटर दे देगा, वो अपने ऑफिशियल पेज के ऊपर आपको एक्सेप्टेंस लेटर देगा। अब जब एप्लीकेशन फ़ाइल करने का टाइम आएगा और आप अपने डॉक्यूमेंट्स और अपने क्रेडेंशियल्स अपलोड कर रहे होंगे तो आप वो एक्सेप्टेंस लेटर भी अपलोड करेंगे। उससे आपकी जो एप्लीकेशन है वो यूनिवर्सिटी की नज़र में बहुत ही स्ट्रॉन्ग एप्लीकेशन मानी जाएगी। अच्छा, एट द टाइम ऑफ 2015 जब मैंने पीएचडी के लिए अप्लाई किया था, उस वक्त इतना ज़्यादा फ़्लो नहीं था, बिल्कुल था, लेकिन इस कदर नहीं था लोगों का उस तरफ जो अब हो चुका है। तो चाइनीज़ यूनिवर्सिटीज़ जो थी वो बिना गैट के, बिना आइल्स के, बिना किसी भी एक्स्ट्रा टेस्ट के आपको एडमिशन दे रहे थे, लेकिन अब ऐसा नहीं है। अब मेरी यूनिवर्सिटी शंघाई जियाओतोंग यूनिवर्सिटी, उसने ही गैट जो है वो कंपलसरी कर दिया, और उसमें भी कुछ स्पेसिफिक मार्क्स हैं 60 या 70 कुछ इस तरह से। तो अगर आपके पास गैट नहीं है तो आपकी एप्लीकेशन रिजेक्ट हो जाएगी। हाँ, जब मैंने एडमिशन अप्लाई किया था तो उन्होंने मेरे से मांगा था इंग्लिश प्रोफिशिएंसी सर्टिफिकेट। तो वो मैंने बहाउद्दीन ज़करिया यूनिवर्सिटी में जाके, तो उस टाइम के जो हमारे डायरेक्टर थे, चेयरमैन थे, डॉक्टर आरिफ थे गालिबन, तो वहाँ जाके मैंने रिक्वेस्ट की थी और उन्होंने मुझे एक यूनिवर्सिटी के ऑफिशियल पेज के ऊपर लेटर प्रिंट करके दे दिया था, जिसमें ये लिखा हुआ था कि हाँ भाई ये हमारी स्टूडेंट है, ये इसका फ़लाना रोल नंबर था, और हमारा इंस्ट्रक्शन मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन जो है वो अंग्रेज़ी है, हम इंग्लिश में पढ़ाते हैं। सो ये पढ़ना भी जानती है, बोलना भी जानती है सूंघना भी जानती है अंग्रेज़ी को। तो उन्होंने सारी जो कंडीशंस थी वो लिख दी थी और स्टैम्प कर दिया था कि अंग्रेज़ी जो है इसको बोलनी आती है। तो फिर मैंने उसका प्रिंट जो है वो अपनी एप्लीकेशन के साथ अटैच किया था और मेरी यूनिवर्सिटी ने उसको मान भी लिया था, ठीक है। अच्छा जी, अब जब आप चाइना में अप्लाई कर रहे होते हैं तो बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ में एप्लीकेशन के टाइम पे आ रहा होता है कि भाई अपना चाइनीज़ लैंग्वेज कोर्स का जो है वो सर्टिफिकेट अपलोड करो। तो उस सूरत में आपको मैंने अपने प्रोफेसर से रब्ता किया था और उससे कहा था कि भाई मेरा चाइनीज़ लैंग्वेज तो मुझे नहीं आती, मैं तो इंग्लिश ही पढ़ना लिखना जानती हूँ ना। तो फिर मेरे प्रोफेसर ने एक स्पेशल लेटर मेरे लिए बनाया था और फिर वो उन्होंने मुझे भेजा था और उन्होंने कहा था अब ये आप इंटरनेशनल ऑफिस वालों को भेजो। तो इस तरह से वो मेरा चाइनीज़ लैंग्वेज कोर्स की कंपल्शन वाली इशू भी जो था वो रिजॉल्व हो गया था। बाय द वे, आफ्टर फाइलिंग एप्लीकेशन और बिफोर द कन्फर्मेशन ऑफ माई एडमिशन एट SJTU, मेरे प्रोफेसर ने मुझे एक फ़ोन नंबर भेजा था और उसने मुझे कहा था कैन यू कॉल मी ऑन दिस नंबर। तो या फिर वो WeChat का मुझे पता ही नहीं था कि WeChat क्या बला है। तो ही सेंट मी हिज नंबर, क्योंकि वहाँ चाइना से ना आप इंटरनेशल कॉल नहीं कर सकते, तो कुछ करने का कोई ना कोई जुगाड़ तो होता ही होगा, बस इंटरव्यू करना है। मैंने कहा अच्छा भी कर लेते हैं कॉल। मैं जी वो 500 का बैलेंस पवाया, पता नहीं इंटरनेशनल मिनट्स लिए थे नहीं लिए थे, जैज़ का नंबर था आई रिमेंबर, और मैंने स्टोर में बैठ के कॉल की थी ताकि मेरी भतीजियाँ छोटी छोटी थी, मुझे था कि वो खेलती कूदती जो है ना वो मेरे पास ना आ जाए या शोर ना कर दें, तो हम अपनी ना कहानी डाल लें। तो खैर स्टोर में बैठ के तो मैंने जो है वो इंटरव्यू दिया पंखा बंद करके, और थी भी सख्त वाली गर्मी, और तकरीबन पौना घंटा प्रोफेसर ने मेरा इंटरव्यू लिया था, मेरे से गपशप भी लगाई थी, बहुत ईजी वे में लिया था, बड़ा मज़े का। उस वक्त तो मुझे लगा था कि ये तो बहुत अच्छा इंसान है। खैर एनीवे, तो खैर इंटरव्यू हो गया और मुझे उसने सेलेक्ट कर लिया। ही वॉज़ वेरी हैप्पी कि भाई ये तो ठीक है, इसको थोड़ा बहुत कुछ ना कुछ आता है। सो बहरहाल स्कॉलरशिप के रिज़ल्ट अनाउंस हो गए। पहले तो रिज़ल्ट अनाउंस हुआ, गालिबन एडमिशन हो गया, कंफर्मेशन आ गई, फिर स्कॉलरशिप अनाउंस हुआ और उसमें मुझे फ्रॉम द यूनिवर्सिटी जो स्कॉलरशिप था वो मुझे मिल गया। मुझे CSC स्कॉलरशिप के लिए मैंने अप्लाई नहीं किया था, तो ये जो मुझे आज तक ये शंघाई जियाओतोंग यूनिवर्सिटी का स्कॉलरशिप था, उसमें B कैटेगरी का स्कॉलरशिप मुझे मिला था। B में ये होता है कि आपका जो पर मंथ अलाउंस होता है ना वो मेरा 2500 RMB था, प्लस मेरा अकोमोडेशन अलाउंस भी उसमें शामिल था, प्लस उसमें अकोमोडेशन मतलब अलाउंस देते हैं तो आपको डॉम्स भी दे देते हैं,
कोई ट्यूशन फ़ी नहीं थी, कुछ भी मुझे अपने पल्ले से नहीं भरना पड़ा और मैं अल्हम्दुलिल्लाह अपने पीएचडी के सफ़र को निकल गई। अब जो वहाँ पे लाइफ थी बहुत हार्श थी, बहुत सारी बातों को लेके, वेदर कंडीशंस बड़ी सख्त थी। हालांकि शंघाई उनका सबसे ज़्यादा वार्म सिटी था, बट इट वाज ग्रेट टू बी देयर, क्योंकि उनका ए क्लास सिटी था, तो बड़ा मज़ा आया हमें वहाँ जाके और इन्जॉय भी किया 4 साल। एक नई दुनिया देखी, बिल्कुल ही नई दुनिया देखी, और एक कल्चरल शॉक जो है ना जिसे कहते हैं, वो सही वाला वहाँ जाके लगा, क्योंकि ना किसी की ज़ुबान समझ आती थी, ना किसी की फ़ूड की समझ आती थी, उनके फ़ूड की समझ नहीं आती थी। लेकिन वहाँ पे एक पाकिस्तानी स्टूडेंट्स की एक बहुत ही बड़ी कम्युनिटी थी, जिसकी वजह से हमें कोई इतनी ज़्यादा दिक्कत हुई नहीं। ओवरऑल मेरा बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा। चाइनीज़ लोग जो है वो बहुत ही प्यार से मिलते थे, क्योंकि वो एक उनके माइंड में भी कहीं ना कहीं होता है कि चाइना और पाकिस्तान की आपस में जो बॉन्डिंग है वो एज़ कम्पेयर टू अदर नेबर्स बेहतर हैं। ये और बात है कि वो काफ़ी हमने ख़राब की हुई हैं, लेकिन उसके बावजूद वो हमें बड़ा एक स्माइलिंग फेस देते थे और साथ ही कहते होते थे कि वी आर ब्रदर्स, चाइना पाकिस्तान ब्रदर्स, बस इतना उन्होंने सीखा हुआ था। तो खैर ज़िंदगी में पहली बार कुकिंग जो है वो चाइना में जाके की, क्योंकि जो आप लोगों में से वो लोग मुझसे इस बात से रिलेट करते होंगे कि जो अपने घर में सबसे छोटा होता है ना, वो उम्र के जिस हिस्से में भी चला जाए वो छोटा ही रहता है। तो मैं घर में सबसे छोटी थी, तो कभी किचन में जाने का इतना ज़्यादा इत्तेफाक नहीं हुआ, तो मुझे कुकिंग नहीं आती थी। मैंने अपनी ज़िंदगी में पहली रोटी जो है वो चाइना जाके बनाई थी, और क्या पर खच्चे उड़ाए थे। आहिस्ता आहिस्ता खैर मैंने कुकिंग भी वहाँ पे सीखी। क्रेडिट गोज़ टू माय फ्रेंड, उसने मुझे बहुत सिखाया, मैंने बहुत सीखा उससे। और फिर उसके बाद जो है 4 साल का जर्नी, इट वाज़ द टफेस्ट पीरियड ऑफ माई लाइफ। PhD वाज़ नॉट ईजी, और ये है कि 2.5 साल तक तो आई वॉज जस्ट डूइंग एफर्ट्स, और उसमें रिसर्च का काम ही यही होता है ना कि उसमें मतलब रिसर्च मतलब हुए हुए काम को में से कुछ मज़ीद निकालना। सो दैट वाज समथिंग जो करना पड़ा। 2.5 साल तक यकीन करें कोई रिज़ल्ट ना आया, और प्रोफेसर का प्रेशर, चाइनीज़ वर्कहोलिक होते हैं क्रेज़ी वाले, और बहुत टाइम लगा समझने में, सीखने में, रिसर्च आर्टिकल को प्रॉपर्ली पढ़ने में, एग्जीक्यूट करने में, आइडियाज़ जनरेट करने में, फिर उनको एग्जीक्यूट करने में, फिर कोई रिज़ल्ट नहीं आता था। मेरा काम बेसिकली केमिस्ट्री और केमिकल इंजीनियरिंग का कॉम्बिनेशन था। बहुत बड़े बड़े इंस्ट्रूमेंट्स के ऊपर उसने मुझे लगा दिया। 30 MPa पे मैंने काम किया। यस, एक बहुत डिफरेंट लाइफ थी। मैं अपनी लैब को कहती थी अडयाला जेल शंघाई। तो आई वॉज़ इन अडयाला जेल शंघाई, और 2.5 साल तक मेरा कोई रिज़ल्ट नहीं था। प्रोफेसर को मेरे ऊपर बहुत गुस्से आते रहते थे। चाइनीज़ प्रोफेसर वो ये समझता था, उसकी नज़र में रिज़ल्ट आना, कोई भी थोड़ा सा पॉजिटिव रिज़ल्ट आना, अगर तो आया है तो दैट्स मीन यू आर वर्किंग, और अगर नहीं आया है तो वो जो आप एफ़र्ट्स दे रहे हैं ना, उसको वो कंसीडर नहीं करता था। मुझे ये उससे बहुत ज़्यादा शिकवा होता था कि फ़ेल होने का ये मतलब नहीं होता कि यू आर नॉट वर्किंग। फ़ेल होने का मतलब ये है कि आई एम ट्राइंग। तो खैर प्रोफेसर तो प्रोफेसर होता है। तो 2.5 साल मेरा कोई रिज़ल्ट नहीं था, कोई मेरा रिसर्च आर्टिकल जो है वो नहीं आया था, और इकट्ठे 4 पेपर पब्लिश करने थे, वरना मुझे डिग्री नहीं मिलनी थी। लैब टू लैब भी वेरी करता है। चाइनीज़ के लिए तो 6 से 8 पेपर की कंडीशन थी, हमारे लिए एटलीस्ट 4 पेपर्स की कंडीशन थी। 2 तो फॉर मस्ट थे, और बाकी प्रोफेसर ने मेरे ख्याल में अपनी नाक ऊंची रखनी होती है कि हाँ भी हमने इतने पेपर्स पे इनको जो है वो ग्रेजुएट कराना है। एनीवे, मेरे प्रोफेसर की भी यही कंडीशन थी। खैर 2.5 साल में क्या हुआ कि मैं हर तरह की ट्राइज कर करके खप चुकी थी, मेरे रिज़ल्ट्स नहीं आ रहे थे। तो एक दिन क्या हुआ कि मेरे लैब की ड्रॉअर में सिलिका जेल पड़ा हुआ था। ये सिंपली सिलिका जेल, आप जानते हैं सिलिका जेल को, और वो कोई पुराना पैकेट था, मट्टी उसके ऊपर आई हुई थी। तो मुझे लगा कि अच्छा यार, वाई नॉट, मैं इस इंग्रेडिएंट को ऐड करके देखती हूँ कि क्या होता है। अब मैं अपने काम की तरफ नहीं जाऊँगी, वरना वो डिफरेंट कहानी शुरू हो जाएगी। यस, मैंने वो ऐड किया, सस्ता तरीन टिकाऊ, और जो मुझे रिज़ल्ट आया स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप पे जब मैंने देखा रिज़ल्ट, आप यकीन करें, आई वॉज़ लिटरली शाउटिंग व्हेन आई सॉ ऑन द स्क्रीन कि मुझे क्या बेहतरीन रिज़ल्ट मिला था। और मैं इतना चीख रही थी कि चाइनीज़ परेशान हो गए, क्योंकि मैंने भंगड़े डालना शुरू कर दिए। मैंने कहा यार ये हो गया। यस, वो दिन मुझे कभी भी नहीं भूलता। और उसके बाद फिर ठक 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 करके मेरी जो है वो दरवाजे खुल गए, पेपर्स भी आ गए, और जो है हम वहाँ से। ये और बात है कि चाइनीज़ बहुत ही टफ़ टाइम दे के निकालते हैं आपको, चाहे वो आपका आखिरी दिन हो, तो किसी ना किसी रीज़न पे आके तो हो जाता है। सर, कैन आई प्लेस माई ऑर्डर? ओके, श्योर।
अच्छा ये ए ना समझने कि मैं वेली बैठी हैं इतने सिर्फ टेबल मल के। अच्छा चलो फिर जनाब क्या था, कहाँ थे आप? हाँ, तो मेरा इस तरह से 4 पेपर्स हुए मेरे। फिर अल्लाह जाने 4 साल में तो मेरा प्रोफेसर मुझसे बड़ा ही नाखुश नज़र आता था। यानी कि प्रोफेसर मेरे ख्याल में नाखुश ही होते हैं। जस्ट अ सेकेंड। हाँ भाई, मॉल्स के पैसे हैं, सीधी सी बात है। चलो ये भी वैसे मेरी वीडियो में बहुत मज़े की वीडियो आ रही है यार। वो सामने जो लैंप्स चल रहे हैं और दोनों अंकल बैठे हैं वो भी बड़ी ग्रेसफुल से हैं, हम गपशप लगा रहे हैं। अच्छा तो हम कहाँ थे? हाँ, तो जो मेरा प्रोफेसर है ना वो कोई अच्छा एक और चीज़ मैं आप लोगों को बताऊं कि जो मेरे लैबमेट्स हैं ना वो बड़ी गेमें करते थे। वो ना प्रोफेसर से झूठ बोलते थे, यानी कि रिज़ल्ट्स कुछ आए वो जाके कुछ बताते थे और प्रोफेसर को खुश कर लेते थे। और मैं देख रही होती थी और मेरे साथ ये होता था कि मैं ये कर नहीं पाती थी। हालांकि समहाउ ये थोड़ा सा एक्सेप्टेबल है, नॉट 100%, थोड़ा बहुत। वो प्लस माइनस तो इवन हमारे रिसर्च आर्टिकल्स होते हैं तो रिजल्ट्स के आगे भी +-1 2 वो लिखा हुआ होता है कि इतना तो एरर का चांस होता है ना, ह्यूमन एरर या मतलब सिस्टमेटिक एरर। ये सारी हमने एनालिटिकल में टर्म्स पढ़ रखी हैं। तो 100% रिजल्ट्स तो कभी भी नहीं होते। अब मैं क्या करती थी कि जो 100% रिजल्ट स्क्रीन पे शो होता था, मुझे थर्मल कंडक्टिविटी बेसिकली चेक करनी होती थी सिलिका एरोजेल्स की, जो कि मैं बनाया करती थी। तो खैर जब मैं चेक करती थी तो उसकी जो थर्मल कंडक्टिविटी आती थी, मैं एग्जैक्टली वही, थैंक यू, मैं वो एग्जैक्टली जो है जाके प्रोफेसर को बता देती थी। और प्रोफेसर की शक्ल जो है ना देखने वाली होती थी, क्योंकि उसने मुझे एक टारगेट दिया हुआ था। वो कहता था कि पैसे मैं लाने कोई नहीं, टेस्टिंग तो करनी कोई नहीं, और जो है ना उसने मुझे ना 5 फैक्ट्रीज से डिफरेंट सैम्पल्स ला के दिए, ठीक है। और वो जो 5 सैम्पल्स थे ना सिलिका एरोजेल के, उसने मुझे स्टार्ट में टारगेट दे दिया, क्योंकि मेरा जो प्रोफेसर था ना वो बहुत हाई लेवल का हो चुका हुआ था। उसको रिसर्च से कोई लेना देना नहीं था, वो कमर्शियल बेस जो है ना ऑप्टिमाइजेशन किया करता था। तो उसने डिफरेंट इंडस्ट्रीज से, डिफरेंट फैक्ट्रीज से सैम्पल एरोजेल के ले आया और मुझे कहता है कि ये 5 सैम्पल हैं इनके, ये और उनके बहुत अच्छे रिजल्ट्स थे बाय द वे। वो 5 सैम्पल मेरे सामने रख के कहता है ये तुम्हारा टारगेट है, इनसे तुमने ऊपर रिजल्ट शो करने हैं। लै भाई बहन तेरो लगी 2.5 साल पूरा। खैर अल्हम्दुलिल्लाह जो मेरा पहला पेपर है वो मेरे रिजल्ट्स जो थे वो उन 5 सैम्पल से बहुत अच्छे थे। और फिर उसने डिफरेंट फैक्ट्रीज़ के लोगों को बुला के मेरे सैम्पल्स दिखाए भी थे। ये और बात है कि ये लोग कभी ज़्यादा खुश नहीं होते सुपरवाइज़र लोग जो होते हैं ना, ये दुनिया की एक ऐसी कौम है कि ये कभी खुश नहीं हो सकती। तो खैर वो बहुत मेरे लिए चैलेंजिंग टास्क था मेरा पीएचडी का काम, बट आई एम हैप्पी। हाँ, मैं आपको ये बता रही थी कि स्टूडेंट्स क्या करते थे कि मैनिपुलेट करते थे रिजल्ट्स को, और मैं ओरिजिनल बता देती थी और डांटें खाती होती थी। और बाकायदा मेरा प्रोफेसर ना, मैं रो रही होती थी, मेरे आंसू टिप टिप बह रहे होते थे, ये थोड़ा ही है कि मैं आवाज़ों से रो रही होती थी। तो वो क्या करता होता था, साथ साथ डांट रहा होता था, साथ साथ यूँ करके टिशू पेपर उठा के ये मेरे सामने रख के उसका अंदाज़ होता था कि एल है फाड़ ते अक्खां साफ कर, मतलब टिशू दे देता था, मैनर्स थे उसमें। खैर बड़ा टफ़ टाइम था। और लेकिन मैं आपको ये बात कहूँ कि अगर आप लोग मेरा जो सबसे पहला पेपर है उसके जो रिज़ल्ट्स हैं, मैं शर्तिया तौर पे कह सकती हूँ कि उसको पूरी दुनिया में आप कहीं पे भी जाके किसी भी लैब में रिवाइज़ करें, सेम उसी फार्मूला से अगर सैम्पल प्रिपेयर करें और उसके रिज़ल्ट्स चेक करें तो उसके वही रिज़ल्ट्स आएंगे जो मेरे पेपर में मेंशन है। वरना हम जो पेपर रिपीट करते थे लैब में जस्ट टू अंडरस्टैंड, तो वो रिज़ल्ट्स कभी भी वो शो नहीं होते थे जो कि पेपर्स में मेंशन हुए होते थे। तो लोग बड़ी कहानियाँ चेंज कर करके शो करते हैं। तो एनीवे मेरा जो सीन था, मेरा जो पेपर है और मेरे जो जितने भी पेपर थे मेरे पीएचडी के चारों पेपर, उनके रिज़ल्ट्स जो है ना आप पूरी वर्ल्ड में कहीं पे भी रिपीट कर सकते हैं। सो यस, मुश्किल वक्त था लेकिन गुजर गया, अब याद आता है। तो अच्छा, कुछ लोग होते हैं जो अपनी वर्क लाइफ और रूटीन लाइफ और सोशल लाइफ को बैलेंस कर लेते हैं, मुझसे ना हो पाया। मैंने 4 साल जितनी को डेडिकेशन के साथ मैं लैब में खड़ी रही हूँ ना, ओए होए होए होए, एक तो मेरा रिएक्शन जो होता था वो 5 से 7 दिन में कंप्लीट होता था। उसमें भी जब सैम्पल की ड्राइंग चल रही होती थी तो 4-4 घंटे मैं वहीं इंस्ट्रूमेंट के पास ही खड़ी होती थी, क्योंकि मुझे एक्सट्रैक्शन करनी होती थी और मुझे उसका इंस्ट्रूमेंट का टेम्परेचर कंट्रोल करना होता था, प्रेशर कंट्रोल करना होता था। तो ये सारी कहानी जो है ना, जो लोग ये समझते हैं कि बाहर कहीं पढ़ने के लिए जाएंगे या कहीं स्कॉलरशिप मिलता है तो वहाँ जाके चिल करेंगे, एंजॉय करेंगे, तो भाई ऐसे नहीं होता। आप जहाँ जाते हो और जहाँ के पर्क्स एंजॉय करते हो तो उसकी कॉस्ट आपको पे करनी पड़ती है इन द फॉर्म ऑफ हार्ड वर्क। तो ये जितने भी कामयाब ममालिक हैं ना, तो अगर ये आपको अपने कंट्री में स्कॉलरशिप दे के बुला रहे हैं तो ये मत समझिएगा कि आप वहाँ चिलिंग करके टिकटॉक करें बना के तो वापस आ जाएंगे। तो ऐसा नहीं होगा, आपको काम करना पड़ेगा, करना पड़ता है। मैं चाइना में रही 4 साल और मैंने जनाब ग्रेट वॉल कोई नहीं देखी। मैं बीजिंग जा ही नहीं सकी, मुझे छुट्टी नहीं मिली, मुझे टाइम ही नहीं मिला, मुझे प्रोफेसर ने बिल्कुल टाइम नहीं दिया।
मेंटली इतनी ऑक्यूपाइड रही कि अगर मैं वीकेंड पे बिल्कुल डेड होती थी कि मुझे हमें ना छेड़ो, हम सताए हुए हैं। तो मैं फुल सताई हुई होती थी कि मैं कहती थी कि कोई मेरी तरफ देखे भी ना। मुझे वीकली कुकिंग करना बड़ा होता था कि यार बस ये हो जाए और मैं बेड पे लेटी रहूँ और मैं रेस्ट करूँ, ताकि मैं ख़ुद को रिचार्ज कर सकूँ कमिंग डेज़ के लिए। और कैन यू बिलीव जो मेरा आखिरी 1.5 साल था 2018 मार्च से लेके 2019 जुलाई तक, मेरे प्रोफेसर ने मुझे ईमेल कर दी थी कि यू हैव टू स्पेंड 70 आवर्स पर वीक इन लैब। मेरे पास, और मैं आई वॉज शॉक्ड। मुझे पहले वो इतना ईमेल देके इतना शॉक नहीं लगा, लेकिन जब मैंने कैलकुलेटर निकाल के कैलकुलेशन की ना, तो 70 घंटे पर वीक की जब मैंने कैलकुलेशन की, तो अगर मैं 7 दिन भी आती हूँ 10 आवर के हिसाब से, मेरे पास रेस्ट कहीं नहीं था। मेरा वीकेंड भी ऑन था। मेरी फेसबुक के ऊपर वो अभी भी मेमोरीज़ शो होती हैं ना, जिसमें मैं रो रो के लिख रही होती हूँ कि यार मेरे पास तो वीकेंड भी नहीं है। तो इवन मुझे लॉन्ड्री करने की टाइमिंग का टाइम नहीं मिलता था, कुकिंग का नहीं मिलता था। एक दफ़ा और प्रोफेसर आके चेक करता होता था बाय द वे। तो वो जो है ना, दैट वाज सो टॉर्चरिंग यार, ऐसे नहीं होना चाहिए। मैं जब कभी प्रोफेसर बन गई ना, तो मैं ऐसी नहीं होंगी। थोड़ा लिबर्टी देनी चाहिए, क्योंकि अगर एक स्टूडेंट जो है वो रिलैक्स नहीं होगा तो परफॉर्म कैसे करेगा। सो येस, दिस इज़ इट। ये था मेरी पीएचडी लाइफ। लेकिन ये है कि मज़े की बात ये बताऊं कि जब मेरा पीएचडी का वाइवा हुआ, तो पता नहीं मेरे प्रोफेसर को क्या गुमान था मेरे पे। उसने जनाब यूएसए से मेरा एक्सटर्नल बुलवाया, फ्रॉम मिशिगन यूनिवर्सिटी, प्रोफेसर जॉन टेक्स्टर। सो ही केम ऑल द वे फ्रॉम मिशिगन यूएसए, और उसने जनाब मेरा वाइवा लिया। वो मेरे लिए बहुत यादगार लम्हा था। उस वाइवा के बाद आई वॉज डिक्लेयर्ड डॉक्टर। तो वो मेरी ज़िंदगी का जो है वो हार्ड वर्क का निचोड़ था। वो मोमेंट मैं कभी भी नहीं भूल सकती। बहुत ऐसे अनबिलीवेबल लग रहा था कि यार आई डिड इट, ये हो गया। शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह। तो थैंक यू चाइना कि एक इतनी अच्छी अपॉर्चुनिटी मिली, और इतना रगड़ा लगा कि बड़ी हलाल की और बड़ी मेहनत से कमाई हुई डिग्री लगती है। ऐसे नहीं है कि सो के रेस्ट करके और चिलिंग करके हम लोग वहाँ से वापस आ गए, ऐसा हरगिज़ नहीं है। चाइनीज़ बुलाते हैं तो फिर भाई अगर आपको कुछ पे करते हैं, स्कॉलरशिप देते हैं, तो बदले में काम ठीक ठाक लेते हैं। तो येस, मैंने अपनी पीएचडी लाइफ में मैंने आईफोन्स ख़रीदे, दो लिए थे। आईफोन्स ख़रीदे, लैपटॉप अपना अपडेट किया, एक डीएसएलआर लिया, एक टैब ली, फिर मैंने मलेशिया का एक टूर किया। फिर मैं कहाँ गई थी, सो येस, तो हम ट्रांजिट फ़्लाइट ले लेते थे, कोलंबो की सैर कर ली। मतलब ये थोड़ा बहुत अपनी जो है बजट में रह के सैरें भी कर ली। सो अच्छा रहा, बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा और मज़ा आया पीएचडी। हाँ, वो एक इतनी कोई प्रेशर कुकर लाइफ थी ना कि अगर मैं लैब को याद करूँ तो मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं अभी भी कि यार क्या वक्त था वो। लेकिन अगर मैं शंघाई लाइफ को याद करूँ, भाई चाइनीज़ आपसे बहुत आगे हैं, पूरी दुनिया से बहुत आगे हैं। हम पाकिस्तान में रह के ना हम चाइना को जज करते हैं 4 सिमों वाले मोबाइल फ़ोन से, क्योंकि हम उनसे मांगते हैं ना कि हमें 4 सिमों वाला फ़ोन दो, तो वो हमें बना के दे देते हैं। चाइना पूरी दुनिया को डील करता है अकॉर्डिंग टू देयर डिमांड्स। आप उनसे 4 क्या 8 सिमों वाला फ़ोन भी मांगोगे वो आपको बना के दे देंगे। आप उनसे जो हाई क्वालिटी की चीज़ मांगो वो आपको बना के देंगे, लो क्वालिटी की मांगोगे वो भी बना के दे देंगे। इट्स अप टू यू कि आप उनसे डिमांड क्या कर रहे हो। चाइना बहुत आगे है। तो वो मेरी ज़िंदगी का एक बहुत डिफरेंट एक्सपीरियंस था। कल्चर बहुत डिफरेंट था, वहाँ की लाइफ बहुत मुख्तलिफ थी। एडजस्ट होने में बड़ा टाइम लगा। हेल्थ के इश्यूज़ भी हुए, अप एंड डाउन, फैमिली को लेके। ज़ाहिर बात है दुख सुख इंसान की ज़िंदगी का हिस्सा होते हैं। तो वो पहली बार इतने लॉन्ग डिस्टेंस पे रह के बहुत कुछ सफ़र भी किया। बट अल्हम्दुलिल्लाह फाइनली डिक्लेयर्ड एज डॉक्टर इन शंघाई जियाओतोंग यूनिवर्सिटी। और चूँकि मेरी वो यूनिवर्सिटी टॉप 50 में आती थी, तो उस यूनिवर्सिटी की रैंकिंग और मेरी पब्लिकेशन रिकॉर्ड के बिहाफ पे मैं आज यहाँ पे बैठी हूँ सऊदी अरेबिया में, क्योंकि मेरा रिकॉर्ड ये था। तो अगर आपने बात करने का मकसद ये है कि अगर आपने एमएस अच्छी जगह से कर लिया है, पीएचडी अच्छी जगह से कर ली है, उसके बाद आपके लिए राहें खुलती हैं। अगर मैं पाकिस्तान में हमारी सॉरी टू से किसी गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी से रो के जैसे तैसे करके मैं पीएचडी कर लेती, मुझे पोस्ट डॉक नहीं मिलना था, यहाँ नहीं मिलना था। तो इसलिए यस, चाइना ने मुझे बहुत पॉलिश किया, मैंने बहुत कुछ सीखा अपनी ज़िंदगी में वहाँ से। और चाइना ने मुझे इंडिपेंडेंट बनाया। बाय द वे मेरा स्कॉलरशिप जब स्टार्ट हुआ तो मुझे इंडिपेंडेंट फ़ील होता था कि यस आई एम नॉट अ बर्डन एनी मोर। तो दुनिया देखी और इन्जॉय भी की, और उस वक्त से लेके अब तक अल्हम्दुलिल्लाह जो है अपनी स्टडीज़ के बिहाफ पे अल्लाह ताला ने बहुत कुछ दिखाया है।
फिर यहाँ आना नसीब हुआ, पाकिस्तान में जॉब भी हुई। ये और बात है कि मैं खुद छोड़ के आई जॉब क्योंकि वो परमानेंट नहीं हो रही थी। तो बाकी स्टोरी तो आपको मेरी लाइफ की पता ही है। आई होप कि आपको मेरी ये पीएचडी की स्टोरी हॉरिबल भी लगी होगी मीनवाइल थोड़ी बहुत मोटिवेटिंग और इन्फॉर्मेटिव भी लगी होगी। अगर आपने इसमें से कोई इन्फॉर्मेशन गेन की है तो मुझे ज़रूर बताइएगा। तो यस, आज इस व्लॉग को यहीं पे एंड करते हैं। और जो है मैं अब वेट कर रही हूँ अपने स्लाइडर का। बीफ स्लाइडर आ रहा है मेरा, आई डोंट नो कैसा होगा। ये बाय द वे रीफिलेबल है ये शहज़ादी, इसको मैंने इतना पीना तो है कोई नहीं, एक घूंट नहीं भरा अभी तक मैंने। तो बाकी का व्लॉग बाद में रिकॉर्ड करते हैं। पेट में बिल्कुल जगह नहीं है, लेकिन मुझे ये टेबल रिज़र्व करनी थी और उसकी कॉस्ट ये है, ये और वो जो स्लाइडर, बीफ स्लाइडर जो आ रहा है ना वो, और ये ड्रिंक, दैट इज़ द कॉस्ट ऑफ दिस टेबल। सो यस, ओके, फिर मिलते हैं किसी और व्लॉग में। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। चलें जी, हमारा बीफ स्लाइडर भी आ गया। ओह वाओ, दैट इज़ टू मच फॉर मी, आई कैन नॉट फिनिश। ओके, कैन आई पैक? I mean, if I would eat this one, can I ask you to pack? Okay, thank you. Can you give me sauce? Thank you. बहुत अच्छा बच्चा है भाई, इसने मुझे बड़ा अच्छे से गाइड किया। मैंने सिखाया कि मुझे को मिनिमलिस्टिक किस्म का ऑर्डर बताओ। ये मिनिमलिस्टिक है बाय द वे, और इसकी प्राइस भी 100 रियाल से ऊपर है। तो ये 79 का तो ये प्लेटर है, और 26 की ड्रिंक है। कितना बन गया? 80 ते 110 के आसपास बिल बन गया। अच्छा यार, और अगर भूख लगी होती तो शायद मैं बहुत खुश भी होती, लेकिन भूख भी नहीं है। चलें जी। सो आई एम हेयर एट टेक्सिस की ना एदा पूरा टेक्सिस हाउस, रोड हाउस समथिंग, एंड यस, कैन यू से हाय? हाय, थैंक यू सो मच, थैंक यू। ये रीफिलेबल है, और ये जनाब हमारे स्लाइडर हैं, बीफ स्लाइडर। मैं एक ही खाऊंगी, मुझे भूख बिल्कुल नहीं है। चलें, बहरहाल वो प्रीवियस व्लॉग ख़त्म करते हैं, इसको मैं एक और व्लॉग में ऐड करती हूँ। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें, जज़ाकल्लाह खैर, दुआ में याद रखिएगा, और बस कनेक्ट रहें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।